बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने यह हुक्म जारी किया है कि इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी बयानबाजी भी नहीं की जाएगी और कोई ऐसी बात भी नहीं की जाएगी जिससे ये तासर पैदा हो सके कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। उन्होंने मीडिया को भी मुतनब्बे किया और कहा कि मीडिया के अराकीन, टीवी चैनल्स, एंकर हजरात, अगर उन्हें कोई शक व शुबा होता है तो इस खदशे का इजहार अपनी बीवी से करें या अपनी निजी महफलों में करें। टेलीविजन पर बैठ कर किसी खदशे का इजहार नहीं किया जा सकता। गोया उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया है कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे। इंतखाबात आइन के तहत ज़रूरी हैं और इसीलिए तमाम सियासी जमातें, तमाम मीडिया अरकान मुतालबा करते आए हैं कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन आम इंतखाबात में ताख़ीर की वजूहात मुख्तलिफ सामने आती रहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास दरखास्तें गई जिसे आज निपटा दिया गया। मुल्क के अंदर सियासी जमातें अपनी बयानबाजी करती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करती हैं। कोई एक सियासी जमात दूसरी जमात से कहती है कि इंतखाबात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन निगरान हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि इलेक्शन वक़्वर्रा मुद्दत में हो जाएंगे। अलबत्ता 90 रोज़ की मुद्दत गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह हुक्म जारी करना पड़ा कि अब इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर पाकिस्तान ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इत्तफाक किया जिस तारीख पर, वो 8 फरवरी 2024 है। लेकिन ये सारी अफवाहें, ये सारी गैर यकीनी सूरत हाल आखिर किसकी पैदा करता है? सियासतदानों की, मीडिया अरकान की, या कौन लोग हैं जो इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं? पाकिस्तान के अंदर चूँकि बहुत सी बातें आइन और कानून के मुताबिक नहीं होती, आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें नहीं चलती, मुख्तलिफ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस किस्म की अफवाहें भी होती हैं और इस किस्म के सियासी बहरान भी जन्म लेते हैं। अल्लाह करे काजी फ़ायज़ ईसा साहब के अहकामात मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से ऐसे ही हों कि ना कोई बहरान पैदा कर सके, ना कोई अपने इख्तियारात से तजावज़ कर सके और ना ही कोई इस किस्म का माहौल पैदा कर सके जिससे ये तासर उभरे कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्योंकि हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर जहाँ जितना कोई ताकतवर है उतना ही आइन को और कानून को अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। इसी का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। क्या सियासी जमातें मुतमिन हो चुकी हैं? क्या इंतखाबी मुहिम का आगाज़ अब हो जाएगा? और ये जो बात की जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, आज तो इसहाक डार साहब भी, जिनके ऊपर, जिस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो जो चाहती थी उसके मुताबिक मामलात आगे बढ़ रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी ये गिला करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गिला करती है, बाकी सियासी जमातें ये गिला करती हैं। इंतखाबात की शफाफियत की बात की जाती है तो इंतखाबात शफाफ कराना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये इंतजामात करना भी निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है और मुल्क के अंदर इंतखाबात के ऊपर अवाम के यकीन को पुख्ता करना भी पाकिस्तान के तमाम उन इदारों की जिम्मेदारी है जो इंतखाबात में बराह रास्त निगरानी करते हैं या इंतखाबात के हवाले से फ़ैसले उनके पास होते हैं। और यही जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि आखिर बेयकीनी के साथ साथ ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है कि ये कहा जाता है कि एक जमात दूसरी जमात के हवाले से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर मुमलिकत जनाब आबद शेर अली साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहबा, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। शैला रज़ा साहबा, पीपल्स पार्टी मुतालबा करती आ रही है कि इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये अमूमी तासर क्यों पैदा किया जाता रहा कि इंतखाबात जो हैं उसमें ताख़ीर हो सकती है? मीडिया में बैठे हुए लोग अगर ये तासर पैदा करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी भी सियासतदानों पर होनी चाहिए। क्योंकि जब सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं कि सियासी जमातें, एक सियासी जमात इंतखाबात चाहती है, दूसरी ताख़ीर चाहती है, मीडिया करे तो करे क्या? अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी पाबंदी आयद कर दी कि नहीं, आप 8 फरवरी को यकीनी बनाएंगे कि इंतखाबात होंगे। अच्छा, देखें, सबसे पहली बात यह है कि हम मीडिया को इस तरह बरिउज़िम्मा ना करें और सियासी जमातों की जहाँ तक बात है तो सियासी जमातों का काम है कि जो इलेक्शन से रिलेटेड
जो काम है उसके बारे में कि ये हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उसकी निशानदेही करें। अब आप कह रहे हैं कि सियासी जमातों को क्यों लग रहा था? पहली बात ये है कि पहले कहा गया कि जनवरी 28 को होंगे, फिर उसके बाद फरवरी आ गया, जनवरी 28 का भी शेड्यूल नहीं आया और अभी भी हम चाहते हैं कि शेड्यूल आए। दूसरी बात जो है वो ये है कि सियासी जमातों की बात मैं बाद में करूँगी। मैं अगर तजिया निगारों की बात सुनूँ और एंकर्स हज़रात जो कि पहले बाकायदा एक खुतबा देते हैं, तो वो भी एक माहौल ही बना रहे होते हैं ना, वो भी अपना एक तजिया पेश करते हैं और जो ठीक। जितने भी हमारे पास लोग होते हैं जो तजिया निगार बैठते हैं मुख्तलिफ उस पे, वो भी अपनी मुख्तलिफ आरा रख रहे थे और वो ये बार-बार उनका भी खदशा था कि इलेक्शन हो जाएँगे या नहीं होंगे क्योंकि अगर एक चीज़ में सही तरीके से इलेक्शन कमीशन नहीं तारीख दे रहा, लेकिन एक पार्टी के लीडर्स जो हैं या वो बात कर रहे हैं या कोई पॉलिटिकल लीडर जो कि या पॉलिटिकल पर्सन जो कि एक अहम जगह पर है, वो तारीख दे रहा है, तो फिर सवाल उठेगा। ये बात हो गई पॉलिटिकल पार्टीज़ लेकिन की, तो हम अगर मुझे इजाज़त दें, मियां नवाज शरीफ से दुबई में पूछा गया कि इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए, आप मुतालबा करते हैं। उन्होंने लाहौर में भी आके और दुबई में भी कहा कि मुस्लिम लीग इंतखाबात के लिए तैयार है, इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी शदीद तनकीद करती रही PMLN के ऊपर कि PMLN चाहती है इंतखाबात आगे चले जाएं। देखिए राजा रियाज साहब जो कि अब PMLN में हैं, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में होंगे और ये अगर परसों से या कल से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर इसके अलावा अगर आप इसी से रिलेटेड बयान जो ख्वाजा आसिफ का है उसको भी निकाला जा सकता है कि वो तारीख के बारे में हतमी बात किया करते थे। तो ये चीज़ें कि एक पार्टी को तो पता है ठीक। और बाकी को नहीं पता, तो ये सोचने वाली बात होती है ना कि कैसे मालूम है। और सीधी बात तो ये है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इसरार आना चाहिए था, इस तरह से ठीक है। इसरार नहीं हो रहा। ज़बानी बातें सब कर लेते हैं क्योंकि अगर ठीक है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से कहें कि जी इलेक्शन होने चाहिए, वो कहेगा जी जी होने चाहिए, लेकिन हमें उस तरह से बात नजर नहीं आ रही। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। अब शेर अली साहब, ये इबाम क्या मुस्लिम लीग नवाज का पैदा करता था? और फिर दूसरी बात यह है कि सियासी बहरान जो पैदा होते हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाती है? क्या मीडिया पर, क्या सियासतदानों पर? सियासी बयानबाजी अगर इतनी इंतहा पसंदी की तरफ हो, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगें, तो फिर मीडिया क्या करे? जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। मैं शैला बीबी बैठी हैं, मैं बेहद एहतराम के साथ कि ये उस असेंबली का हिस्सा थे जहाँ पे डिलिमिटेशन का बिल पास हुआ और MPM और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की बड़ी एप्रीहेंशन थी इसके ऊपर और उनको एड्रेस किया गया और एक बिल की सूरत में पास किया गया डिलिमिटेशन के लिए। तो उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है डिलिमिटेशन का और शैला बीबी माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है और उनको पता है कि उस असेंबली में बैठे दिन के बिलावल जरदारी साहब भी वहीं पे मौजूद थे, तमाम जो आसिफ अली जरदारी साहब भी उस असेंबली का हिस्सा थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के स्टेक होल्डर्स उस असेंबली का हिस्सा थे जहाँ पे डिलिमिटेशन का बिल पास किया गया। अब बिल पास करने की सूरत में उसको 4 माह लगते हैं डिलिमिटेशन को और जो सेंसस हुआ, सेंसस के लिहाज से जो पॉलिटिकल पार्टी थी और उनके वजीर आजम उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कराची जाकर उनको एड्रेस किया और उनको इनके चीफ मिनिस्टर जो मुराद अली शाह साहब हैं वो भी ऑन बोर्ड थे इन चीज़ों में। तो ये तमाम अफ़ाम तफ़हीम के साथ असेंबली में हुए और जब प्रोसेस हुआ ज़ाहिर है बैकडोर चैनल से शैला बीबी की पार्टी भी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए इक़्तिदार में आने के लिए कौन पर ही तोड़ता, जब नहीं बात बनी तो फिर बम्बार्डमेंट करना। मैं समझता हूँ कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए बजाय के इल्ज़ाम तराशी पर अपनी जो आपकी खदमात हैं जो आपने अपना डिलीवर किया है उस पेज पर आप नैरेटिव बिल्ड करके आप पब्लिक के पास जाएं
पब्लिक अब कराची जिधर पाकिस्तान के टूर्स में जिधर मर्जी पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़े, हम उनकी इज्जत करते बीइंग पार्टी। लेकिन आप अभी शैला दीदी ने कहा जी कि आपको पता था डेट का, जब आप अगस्त में चले गए बैक डेट से, आप असेंबली की जो मुद्दत है वो खत्म होती है, उसको 4 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने हो गए जी। 4 महीने के बाद आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने। कौन सी ऐसी लामा इकबाल की सोच आ गई राजा रियाज साहब की गुफ्तगू में या ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू में, जो शैला बीबी कहती तो उनको डेट का, ये तो एक अनपढ़ आदमी को भी पता है कि 4 महीने डिलिमिटेशन के बाद अगले 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। कौन इंतखाबात से भागता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ना कभी राय फरार इख्तियार की है। हम आए बड़े शौक से, इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फरवरी के अंदर इलेक्शन होंगे। आप अपने वोट बैंक की बेस पर जाएं पब्लिक के पास, पब्लिक जो के पब्लिक का जो फैसला हो, जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। मैं चाहता हूँ कि तमाम सिंध के लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। वहाँ पर जो माजी में होता रहा वो नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी को भी वहाँ पे पार्टिसिपेशन का हक होना चाहिए इलेक्शन का। तो ये नसरुल्लाह मलिक साहब कहना कि आपकी किसी के साथ डील नहीं हुई तो लिहाजा आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, हमें तो हमें तो हमारे तो सतम जरीफी हुई है। हमारे लीडरों को बंद कर दिया गया। कभी इनके मुंह से नहीं सुना था कि जी नवाज शरीफ साहब को बाहर लाए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, मरियम बीबी को अंदर कर दिया गया। मैं हैरान हूँ, इन लोगों ने उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं की। लिहाजा मेरी अर्ज है, गुजारिश है कि आप किसी चीज को कंट्रोवर्शियल ना बनाए। आप उस चीज का हिस्सा थे, आपने बिल पास किया, आप वहाँ से सिग्नेटरी हैं। तो लिहाजा नसरुल्लाह मलिक साहब इसको अगर कंट्रोवर्शियल बनाएंगे तो अवाम को तो हर चीज का पता है। तो मैं फिर अर्ज करूंगा, आप अपना जो आपने डिलीवर किया है पिछले 13 साल में आपके पास हुकूमत रही है सिंध में, उस पेज पर आप अवाम से वोट लें। अगर अवाम आपको इलेक्ट करती है 100 बिस्मिल्लाह, नहीं इलेक्ट करती ये अवाम की मर्जी। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। वापस शेर साहब, शौकत यूसुफ जई साहब, आपका मुतालबा तो पूरा हुआ। इंतखाबात के हवाले से शिद्दत से मुतालबा बहरहाल आपका था कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। जी बिल्कुल, हमने तो वेलकम किया है। और ये देखें, इस वक्त जो मुल्क का कोई सोचे ना, तो जो इस वक्त मुल्क की जो मईशत है, मुल्क की सियासत है, जो अदम इस्तेकाम है, इसकी वजह से आम आदमी को आप देखें तो बहुत परेशान है। उस परेशानियों को देखकर अगर हल निकाले तो हल यही कि इंतखाबात होने चाहिए। और जब इंतखाबात का ऐलान हुआ है तो मेरे ख्याल से हम इसको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि बेट का निशान भी रहेगा और इनको पीटीआई को बैन नहीं किया जाएगा, पीटीआई जो है वो इलेक्शन में होगी, तो इंशाल्लाह ताला बाकी आवाम को छोड़ दिया जाए, फैसला जिसके हक में करे वो करे। ठीक है शौकत साहब, ये तासर क्यों था कि बल्ले का निशान जो है वो इंतखाबी पेपर के ऊपर नहीं होगा? जब पीटीआई एक रजिस्टर्ड जमात है, पीटीआई के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो ऑब्वियसली बल्ले का निशान तो होगा इंतखाबी बैलेट पेपर के ऊपर। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक तासुर इसलिए था कि जो कुछ हो रहा था मुल्क में वो सबके सामने है, तो उसकी वजह से ये शकूक हो रहे थे कि हो सकता है कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए, पीटीआई को का निशान खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छी शुरुआत है और ये हम सबका मुल्क है और हम सबको मिलकर इसको बहरान से निकालना है। पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए। जो इस वक्त मुश्किलात हैं, आवाम की मुश्किलात हैं, तो वो जो इक़्तिदार होगा, सबने देख लिया, सबने इक़्तिदार के मजे ले लिए। अब जो सोचना है वो ये कि आवाम को कैसे इस बहरान से निकाले, मुल्क को कैसे निकाले। आगे जाके देखें, इस वक्त अफगानिस्तान का रुपया हमसे बड़ा हो गया है और वहाँ जो है ना, वहाँ वो अफगानिस्तान हमसे ज्यादा तरक्की कर चुका है। डॉलर के वहाँ रेट देखें या हमारे यहाँ देखें तो मुश्किलात हैं, आम आदमी को बड़ी मुश्किलात है। आज अगर कोई बंदा सिर्फ अगर आटा खरीदने जाता है ना, तो वो बेचारा सोचता है कि मैं आटा कैसे खरीदूं, मैं चावल कैसे खरीदूं। मतलब ये कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि इस पे जरूर हर पार्टी को, यानी सिर्फ मंशूर का रटा न लगाए, उस पर अमल करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब सबको ये समझ आ जानी चाहिए
हर एक बिल्कुल ने ठीक। इक़्तिदार देख लिया है, अब आवाम के लिए भी कुछ सोचा जाए। बिल्कुल ठीक है। शौकत यूसुफ साहब ने बड़ी अहम बात की कि अगर आवाम के लिए नहीं कुछ नहीं करना तो फिर आवाम जब असम्बली में भेजती हैं तो असम्बली में जाने का फिर फ़ायदा क्या है। इसमें भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। शैल रज़ा साहब, ये तो बताइए कि जो आबद शेली साहब ने कहा कि जैसे माजी में हुआ सिंध में नहीं होना चाहिए, वहाँ भी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जब मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा गिरफ्तार थे, जेलों में बंद थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी इस बात का मुतालबा नहीं कर रही थी। अभी शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने जो बात की वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अवाम अरकान असम्बली को असम्बलियों में भेजते हैं, वोट देकर वज़ीर बनाते हैं, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी मुसलसल अजीरन से अजीरन होती चली जा रही है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ गई, उनके लिए रोज़गार के मौके नहीं हैं। आखिर सियासतदान ये कब सोचेंगे कि अवाम उन्हें असम्बलियों में अपने मसाइल के हल के लिए भेजते हैं? ये तो 10 साल केपी में इनकी हुकूमत रही है। इस वक्त लोगों को पैसे तनख्वाह के नहीं है। 79 बिलियन कर्ज था और जब ये गए हैं तो 1000 बिलियन कर्ज हो गया। कोई एक नया मंसूबा नहीं लगा। जो इनके मंसूबे थे, पीडो का मंसूबा था, मालम जब्बा था, इसके अलावा बहुत सारे मतलब मेट्रो का था, उन सब में आपने देखा कितने मसाइल थे। इन्होंने खुद जो उसका इदारा था, क्या कहना चाहिए, एहतसाब का, उस पे इतने करोड़ लगा के उसे बंद कर दिया। कोई नौकरियां नहीं है, तो ये एक अलग सवाल है। अब जो बात है आबिद शेर अली साहब की, बिल्कुल हम उस वक्त भी तैयार नहीं थे जब पिछला इलेक्शन हुए थे और सबसे ज्यादा एतराज कराची यानी मतलब सिंध से किया जा रहा था, पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा था हेड काउंट के सिलसिले में। लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी एक्सरसाइज ये कह के की गई कि आइंदा का जब इलेक्शन होगा तो उसके बाद सेंसस किए जाएंगे। सेंसस जब हुए तो हम उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हो रहे थे, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट में एमक्यूएम से लेकर सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन हमारी एक जद्दोजहद थी और फिर उसके बाद ये सेंसस हुए। देखिए, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था कि सेंसस हो, और हम जब सीसीआई बुलाई गई है तो जो उस वक्त तक ब्लॉक का रिजल्ट नहीं आया था, तो जितना रिजल्ट आया था, कोई बहस बराए बहस तो नहीं थी ना, जितना रिजल्ट आया था वो बेहतर था, अच्छा था, तो उसको सीएम ने अप्रूव किया। और उसके साथ साथ जो है जब बाद में ब्लॉक का रिजल्ट आया तो एतराजात थे, और आप देखें कि अभी भी एतराजात मुख्तलिफ जगह से आ रहे हैं कि यहाँ की आबादी को नहीं गिना गया, यहाँ की आबादी को नहीं गिना गया। अब बात सारी जो है वो ये हो रही है, जो बहुत संजीदा बात है कि अगर आप संजीदा लोगों की गुफ्तगू सुने तो वो यही था कि जब 11 फरवरी कहा गया, जब 28 जनवरी कहा गया, तो उसका भी शेड्यूल का मुतालबा हो रहा था, लेकिन हर तरफ से नहीं हो रहा था। और अभी भी हम जब बात कर रहे हैं आपसे, तो हम इस वक्त भी शेड्यूल की बात कर रहे हैं। हिसाब किताब जो है आपका फरवरी तक कैसे जा रहा था, जबकि ये जनवरी के फर्स्ट वीक भी हो सकता था, ये भी एक मसला है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मोहतरमा को शहीद कर देने का मतलब क्या था? अब सब कहते हैं सिंध में भी दें लोगों को, भी ना जा सके। एक मिनट, सिंध में सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। 18 20 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। वो पार्टीज जो कि फेडरल में, जो कि पूरे मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई होती है। मसलन 2018 में पीटीआई और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन सिंध में वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे। जेयूआई, एमक्यूएम, फंक्शनल, ये सब हमारे खिलाफ लड़ रहे थे इत्तेहाद बना के। अब हम क्या करें, अगर नहीं मिला इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया। और अभी भी जो वहाँ की बड़ी शख्सियात हैं जो कि अपने इलाके से वोट निकालती हैं और जीत जाती हैं, वो हमारे पास शामिल हो चुकी हैं, दो बड़ी। और रही बात जब तालिबान जो हैं 2013 में, उन्होंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी के जलसों में हम बॉम्ब से उड़ा देंगे, सब कर देंगे, तो आपके लीडर ने, नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि पीपल्स पार्टी को अपने किए का खमियाजा भुगत रही है। और आप लोग इतने आगे चले गए थे कि आपने कहा कि हमारे और आपके ख्यालात एक से, हमारे सूबे में धमाका ना कर। लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप क्या देते। और पीटीआई भी बड़े जलसे कर रही थी, हमने उस रिजल्ट को भी माना, स्मूथ इलेक्शन कराए, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, कोई नहीं कह सकता।
कि हमने उसमें बेईमानी की, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, हमारी कोई कैंपेन नहीं थी। 2018 में अब जो तो है लेवल प्लेइंग वो फील्ड है ना सभी को आपके लिए, मालूम पीपल्स है कि पार्टी के किसी लिए। को भी नहीं था। हम ये सब नहीं, हम नहीं समझते कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है या और बहुत सी पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। क्या होना आप चाहिए? आप पूछें जेयूआई से, वो आपको बताएंगे लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं। एएनपी से पूछें और पीटीआई से भी पूछें। तो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड, एक तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सारे लोगों पे इतराज किया कि किन किन लोगों को आपने मिनिस्टर्स बनाया हुआ है पंजाब में और फेडरल में, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस पे बातचीत हो रही है, पूरे मुल्क के संजीदा लोग इस पे बात कर रहे हैं। ये मैं है आता हूं वापस आबर साहब से इसी पे रिस्पांस जो लेने। हम बात जो कर रहे हैं, आबिद साहब से भी कह रही हूँ, हम जो बात करेंगे ना, हमें ये अच्छा लगेगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज पे बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज को अंडरस्टैंड करें। और अगर मैं फिर अदालत की तरफ से फैसिलिटेशन पे जाऊं तो वो एक अलग टॉपिक है कि कन्विक्टेड नवाज शरीफ साहब को प्रोटेक्टेड बेल मिली, जबकि इन्हीं के जमाने में शर्जील को प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिली थी, जबकि वो आ रहे थे। ठीक है, चलिए उस पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले इसका रिप्लाई ले लें आबर साहब से। भी माशाल्लाह मिल गया। जैसे इफ्तिखार चौधरी ने 8 साल बाद ये बगैर अपील किए जिस सजा पे गए थे, इनको बुलाया और खुद ब खुद जो है इनको सुना और रिलीफ दे दिया। ये मैं नहीं भी कहूँ ना, ये मैं नहीं भी कहूँ, ये सारे दिन आपके यहाँ लोग तबसरा कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जो कानून जानते हैं। आबिद साहब, आबिद शेरली साहब, ये मुफाहमत की सियासत कैसे होगी? मैं आबिद साहब, मुझे अगर एक सेकंड दे दें कि मुफाहमत की सियासत कैसे होगी जब सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, किसी को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, किसी को पीछे किए जा रहा है। फिर जब शौकत यूसुफ साहब बात कर रहे थे कि सब लोग इक़्तिदार देख चुके, अब मिलजुल कर पाकिस्तान के लिए काम करना है। नसरुल्लाह मलिक का शुक्रिया, बीबी मान गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड का खतरा इनको नवाज शरीफ से है। ये चाहती थी कि नवाज शरीफ अंदर हो या मुल्क से बाहर रहे तो हम अपनी डील करके मामला को सेटल कर। बीबी ने अभी शैला बीबी तो बुलाया हुआ था 16 माह में आ सकते थे, बंदियाल के जाने का इंतजार की अदब के साथ बोलना नहीं। अब सुने, मैंने आपकी बड़ी तम्मल से बातें सुनी, अब आप भी सुने। आप जो मतलब आपने प्रोटेक्टेड बेल से शुरू हुई हैं, आप चाहती थी कि नवाज शरीफ अंदर हो। नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हुए, जो फैब्रिकेटेड इल्जाम लगे, अकामे से शुरू हो के अकामे पे ड्रॉप सीन हुआ, पनामा से शुरू होकर अरशद मलिक की सारी वीडियो मौजूद है। आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ साहब को सियासत से आउट कर दें, हम किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाए। आपने फरमाया कि पुलिस के आईजी से शुरू होते हैं, इसका मतलब आप पुलिस बेस्ड इलेक्शन लड़ती हैं, आप पुलिस बेस्ड इलेक्शन चाहती हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हमारी मर्जी के इंस्पेक्टर लगे, हमारी मर्जी की पुलिस वहाँ पे तैनात हो, जीडीए के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, ये बात फिर बड़ी दूर तलक चले जाएगी। जहाँ पर आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, बहुत सी राम कहानियाँ हैं कि डेवलपमेंट स्कीम देखें जो फेडरल गवर्नमेंट की थी, सब रुक गई हैं। किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं इंस्टीट्यूशन को कि किसी किस्म की जो हमारे टेंडर्स भी हुए हैं, जो सारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, सब नसरुल्लाह मलिक साहब रुके हैं। अवाम इसमें मुश्किलात का शिकार है, शिकायत करती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन साहब का हुक्म है सराखों पे। मेरी अर्ज ये है कि ये मोहतरमा से पूछेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होता क्या है, आप क्या चाहती हैं कि सारी पार्टियों जो नवाज शरीफ समेत है उनको अंदर डाल दें और पीटीआई को और दूसरी जमातों को वन वे ट्रैफिक दे दें, जाके इलेक्शन लड़ लें, अपनी मर्जी के पुलिस इंस्पेक्टर लगा लें, अपनी मर्जी के आईजी लगा लें? ये क्या बात हुई? हमने थोड़ी लगाए। आप वैसे भी फेडरल भेजता है। आप सुन लें, आपने एक सेंसस बिल्ड किया, आपकी हुकूमत की सिंध के अंदर आपने ऑपोजिशन के साथ मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर लगाया। आपको किसी ने हथौड़े नहीं मारे थे कि जी फलान के ऊपर कंसेंसस बिल्ड कर लें। ये देखे बीबी, आप मेहरबानी फरमाकर माजी की सियासत को ना लेकर जाएं। नवाज शरीफ साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने नवाज शरीफ साहब जब मोहतरमा शहीद हुई तो खतरात के बावजूद वो खुद वहां पर तशरीफ लेकर गए और उनको बड़ा दिली दुख था, आंसू थे उनके आंखों में कि ये बीबी के साथ जो उनकी सिटिंग हुई, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया
उनको शिद्दत के साथ तकलीफ थी कि जो बीबी की शहादत हुई है, तो उस पर हम उस वक्त पार्टी के लिए हमारी हमदर्दियां, हमारी पूरी लीडरशिप आप पे शाना बिशाना खड़ी दी है। जहाँ तक बात मामला या लेवल प्लेइंग फील्ड आप होती क्या है ये मुझे बता दें, मुझे समझ नहीं आती कि आप मोटरवे पे चढ़ती हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको भी उतने पैसे पड़ते हैं, मुझे भी उतने पैसे पड़ते हैं। आप तेज रफ्तारी से जाएंगे आपको फाइन ठुकेगा, आप उस स्पीड के साथ जाएं 120 पे, आपको पुलिस भी नहीं रोकेगी। ये मोटरवे की टिकट लेकर अब आगे है, अब आगे ना कचरा है, ना गंद है, ना स्पीड ब्रेकर है, ना कोई आपको जिताने वाला है, जिताने वाली अवाम है। अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड किसको चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। क्या आपको फूलों की प्लेट में रख के इक़्तिदार दे दें, आपको चीफ मिनिस्टरशिप फूलों की प्लेट में रख के दे दें, आप जीत गए। मैं आपका बड़ा बड़ा वेल विशर हूँ, आप जीत गए। अगर कराची के लोग वोट आपको दें, आप जीत गए, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप नश्तर चलाते हैं तीरों के, जरा शाइस्तगी हो, लेकिन सॉलिड ग्राउंड पे करें। आप चाहती हैं कि हमारे लीडरशिप अंदर जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ ज्यादती हुई, मैं इसका जवाब मेरे भाई यूसुफ। ठीक है शैला बीबी, मैं शैला बीबी का कमेंट ले लूं, इस पे आप कमेंट कर लें ताकि फिर शौकत साहब। जी देखिए, जब आप नहीं चाहते थे ना, हम जब भी चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब वतन में आए और शहबाज शरीफ जेल में थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार हमने अदा किया। हमजा जेल में थे, हसन मुर्तजा ने पंजाब में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किया। हमने अब हिम्मत दिलाई तमाम पॉलिटिकल पार्टी को वोट ऑफ नो, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। हमने सबसे बात की और हमने ये देखते हुए कि सबसे बड़ी पार्टी है, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनवाया और साथ दिया, अपना किरदार अदा किया। और जो बात हुई थी वो उस वक्त भी यही हुई थी कि आपको आना, नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। वो कहती थी जान का खतरा है। अभी वो, हम भी यही कहते हैं कि भाई कोविड तो कब का खत्म हो गया, फ्लाइट ऑपरेशन कब का, चलिए अब आ तो गए ना, अब वापस आ तो गए ना। एक मिनट नसरुल्लाह साहब, एक मिनट। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं समझती हूँ कि जो कुछ हुआ, लेकिन अदालतों का एक तरीक़ाकार होता है, अदालत का तरीक़ाकार होता है, और अदालत के तरीक़ाकारों में अगर तब्दीली आ जाए तो मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं तो कानून को नहीं जानती हूँ। इस पे बात कर लेंगे, चैनल्स पे कानून पे बात की गई, और ये जो आप बातें करते रहते हैं ना, ये जो इस वक्त मौजूदा सिंध में हुकूमत है, उन्होंने कहा है सिंध हुकूमत के तमाम मंसूबे जारी रहेंगे। हमें मसला नहीं है, हमें तो ये मालूम है कि हम ना किसी से 2/3 मांग रहे हैं, ना सिंपल मेजॉरिटी मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शौकत यूसुफ ज़ही साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दो बड़ी जमातें आपस में इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। तहरीक इंसाफ को जो गिले शिकवे थे, वो आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं, आप मौलाना फजल रहमान के पास डेलीगेशन आपका गया, बाकी सियासी जमातों के पास भी आप जाएंगे ताकि ये जो इस वक्त फ़ज़ा है मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी की, ये ख़त्म हो? देखिए जी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये किसके लिए मांग रहे हैं? ये तो आपस में मिले हुए हैं। ये तो आप वैसे ही टीवी पे आके, क्योंकि ये समझते हैं कि पीटीआई को कैसे रोका जाएगा, ये तो दोनों परेशान हैं। और इस वजह से अब ये में उलझ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम तो एक नहीं है, हम तो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग मंशूर है, अलग। ये सारा मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड आज मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। आज हमारी रैली थी शांगला में और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की रैली थी। तो पीपल्स पार्टी को इजाजत दे दी, मुझे रात को कहा कि जी दफा 144 लगा के मुझे नोटिफिकेशन भेज दिया। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की हुई, हमारी रोक दी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर हम आवाम को तो गले से पकड़ के हम नहीं कर सकते, कोई ला नहीं सकता है कि जी हाँ ये इस्लाह को वोट दो। हाँ, आवाम को छोड़ दिया जाए और पार्टियों को आजाद कर दिया जाए, जिस तरह कैंपेन चलाई जा सकती है, हर को मौका मिलना चाहिए। और उसके बाद रिजल्ट जो है वो तो आवाम को के पास होना चाहिए ना, उसका फोर्स कि वोट किसको वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो देखिए सबसे ज्यादा कौन मुतासर हो रही है, ये तो वैसे ही वो कह रहे हैं, वो हमें पीछे धकेलने के लिए ताकि ये बात ना करे लेवल प्लेइंग फील्ड की। बाकी इनको तो मिली हुई है, इनको किसने रोका है मुझे बताएं। पीपल्स पार्टी के जुलूस जलसा कोई नहीं रोक रहा है, पीएमएल इनको नहीं रोक रहा है, एनपी को नहीं रोक रहा है, सबके
सबको तो मौका मिला हुआ है, लेकिन अगर किसी को रोका जा रहा है तो वो तहरीक इंसाफ है। और मेरे ख्याल से अब सबको हमें सोचना चाहिए कि मुल्क जिन बहरानों का शिकार हुआ है, अगर हम अक्सरियती जो इस वक्त पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है। और आप देखें, अगर आपके जितने भी सर्वेज हुए हैं उन सब सर्वे में अगर 15-20% कोई और होगा तो 80% पीटीआई होगा। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी अक्सरियत को अगर आप एक तरफ धकेल के, आप उसको कॉर्नर करके और इनको दोबारा इधर उधर करके लाने की कोशिश हो रही है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात होगी। मेरे ख्याल से लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप हर एक को आप इजाजत दें कि वो जल्द से जल्द करें। ठीक है, प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने वाला है। शैला साहब आपके पास हैं 30 सेकंड, यानी आप इस पे फिर मुझे आबा शेरी साहब से लेने। ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, जो लोग 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व हैं उनसे हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन बाकी ये होना चाहिए। बाकी रही बात कि ये सब मिले हुए हैं, तो मैंने जीडीए की मिसाल दे दी कि आप लोग मिले हुए थे और अभी भी मिल रहे हैं। और मेरा हम जब कहते हैं तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। और आप लोग अभी भी जीडीए से मिलकर पीटीआई सिंध में भी लड़ेगी, तो आप लोग मिले में, और पीएमएल-एन भी जीडीए से मिलेगी, आप लोग मिले में। और अभी भी सिंध में, जबकि ये ऐलान हो चुका है कि पीएमएल-एन ने कहा है कि हम एमकेएम के साथ लड़ेंगे, उनका गवर्नर है। ठीक है, ठीक है। अब शेली साहब आप कमेंट कर दे चुके, पूरा मुझे वाइंड अप करना है। यूसुफ जही साहब आपके लिए, यूसुफ जही साहब आपका लेवल प्लेइंग फील्ड जनरल फैज अमीर थे, जिन्होंने पीएमएल के लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, जिसने जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल करके हमारी पंजाब में हुकूमत नहीं बनने की। आपका लेवल सुने क्या बोलना नहीं, यहाँ पे मैं मुत्तफिक हूँ कि ज़हीरुल इस्लाम ने कहा था कि हम इन्हें लेकर आए थर्ड ऑप्शन के तौर पे, थर्ड ऑप्शन के तौर पे आपको लाया गया था, वरना आप लोग का कोई वो नहीं। आप दोनों मेरी बात आप तो एक प्रोजेक्ट थे, मैं समझती हूँ आपको इजाजत मिलनी चाहिए, लोग खुद ही टिकट मिलेंगे। एक मिनट आप सबकी बात सुन लें, सुने मेरी बात। इनका लेवल प्लेइंग फील्ड साकिब निसार था, और बीबी बात सुन, इनका लेवल प्लेइंग फील्ड साकिब निसार था, जिसने हमारे सेनेटर के टिकट अलॉट नहीं होने दिए, हमारे सेनेट के लोगों को डीसीट करके वो भी पीटीआई के लोगों को आगे लाए। इनका लेवल प्लेइंग फील्ड ये था कि आरटीएस सिस्टम बिठाकर पीटीआई को इक़्तिदार में ले आए। इनका लेवल प्लेइंग फील्ड था नवाज शरीफ के एसी जेल में बंद कर दिए जाए। इनका लेवल प्लेइंग फील्ड था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज अगर बाहर आ गए, हमारी 4 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। शौकत साहब आप फाइनल कमेंट कर दें ताकि पूरा वाइंड अप हो जाए। कहा था मैं ये लेवल मिले हुए आईना मिली हुई है। हम जब बात करते हैं जो सच है वो तो कही जाएगी ना, जो सच है वो तो दुनिया कहेगी। शौकत साहब कहूँगी तो ज़हीरुल इस्लाम की क्लिप को क्या करोगे? जिस तरीके से नवाज शरीफ सबको ज़हीरुल इस्लाम के क्लिप को क्या करेंगे? डिबेट किसी और तरफ जा रही है। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अब शेली साहब, शैला साहबा, शौकत, यूसुफ जही साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।